प्रायश्चित। अचानक शाम के 7 बजे मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मेरे दोस्त विनय की पत्नी नेहा के रोने की आवाज़ थी। मैंने शांत करवाया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और विनय कहाँ है, माताजी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। उधर से केवल एक रट की, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो विनय, जो जज है, सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी नेहा का रो कर बुरा हाल है। 13 साल का बेटा उदित भी परेशान है और 10 साल की बेटी पिंकी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने विनय से पूछा कि आखिर क्या बात है विनय। कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर नेहा भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर्स, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है। इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 4 दिन पहले वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मेरे और विनय के लिए चाय बना लाओ। कुछ देर में चाय आई। विनय को बहुत कोशिशें की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि नेहा ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते। माँ ने कुछ दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 6 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था। माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसीलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। कहते कहते रोने लगे और बोले, हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे ज़्यादा रो रहे थे।
बातें करते करते रात के 11 बज गए। मैंने नेहा भाभी के चेहरे को देखा। उनके भाव पर भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग वृद्धाश्रम जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग वृद्धाश्रम पहुंचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। विनय ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? विनय ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, रात को आप लोग लेके जा नहीं सकते, कहीं मार दे तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन विनय और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। आते आते करीब 4 बज गए। भाभी जी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से छिपा नहीं। कुछ भी करे, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दे। अगर माँ की आंख से आंसू गिरे तो ये फर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा हमारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को